Ado Law, the legal professionals. Hello everyone, you are watching Legal Tip Top by आदिल फारूक। आज का प्रोग्राम जो है वो हम रियल एस्टेट के हवाले से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट प्रोग्राम देखा हो तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रियल एस्टेट का मतलब क्या है। तो आज स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के हवाले से अब बात करेंगे तो हम इसमें एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो रियल एस्टेट को जब हम बात करते हैं, रियल एस्टेट के मुतालिक बात करते हैं तो उसके इतने सारे टॉपिक्स हैं कि तमाम टॉपिक्स एक ही सिटिंग में कवर कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसकी एक सीरीज़ बनाया जाए जो कि आपको, मेरे ऑडियंस को, मेरे क्लाइंट्स को एक गाइडलाइन दे सके कि जब वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करने के बारे में सोचें तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का टॉपिक स्पेसिफ़िकली हम जो बात करेंगे वो एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल के हवाले से है, जो कि एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल जो है ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके से रियल एस्टेट का प्रोसेस शुरू होता है। आपने देखा होगा कि आपके कुछ दोस्त, कुछ जानने वाले, कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है जो कि एक रियल्टर होता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने मर्ज़ी से एक कॉम्पिटेंट रियल एस्टेट एजेंट को आप इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस के लिए, जो कि आपके लिए उस एग्रीमेंट को नेगोशिएट करे। क्योंकि रियल एस्टेट एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के लिए लॉयर्स नहीं होते। लॉयर्स का काम होता है जो आपका नेगोशिएटेड एक एग्रीमेंट होता है उसको प्रोसेस करना और उसके हिसाब से क्लोजिंग करना। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर दे सकता हूं कि जब आप अपने रियल्टर के साथ डील कर रहे हों तो आपको अपने एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें के बारे में देखना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप अपने रियल्टर से कर सकते हैं, जो कि आपको गाइड भी करेगा इस सारे प्रोसेस में और आपको इसको बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंटेशन भी देने की कोशिश करेगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रोसेस, आपको एक चीज़ मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन प्रोग्राम्स और सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स में दूंगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। प्लीज़ हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। इसके लिए अगर आपको कोई लीगल इशू हो तो आप अपने लॉयर से बात कीजिए जो आपको इसमें बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल्स, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी प्राइस है। प्राइस आपने खुद डिटर्मिन करनी है थ्रू योर रियल एस्टेट एजेंट। और जब आप प्राइस डिटर्मिन कर लेते हैं तो साथ ही उसके एक पार्ट होता है जिसमें कि आपने, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपने एक डिपॉजिट देना होता है जो कि अमूमन सेलर जो होता है उसकी रियल एस्टेट कंपनी को जाता है। और जब आप ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो उसके साथ आपको ये डिटर्मिन करना है कि आपने इसकी क्लोजिंग कब रखनी है। क्लोजिंग का मतलब ये है कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं जी हमने 1 फरवरी को कंप्लीट करनी है तो आपको ये उस एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है कि इस डेट को हमने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है और इस डेट को आप उस घर के ओनर बन जाएंगे। इसके साथ साथ ही एक डेट उसमें होती है जिसको कहते हैं रिक्विजिशन डेट। ये ऑफ कोर्स इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये आपके रियल्टर को एक ऐसी डेट है जो कि क्लोजिंग के डेट से 1 या 2 वीक पहले की डेट रखनी होती है, जिसमें कि हम एज अ लॉयर इन्वॉल्व होते हैं। हमें उस डेट से पहले इस प्रॉपर्टी को चेक करना होता है, इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या लीगल इश्यूज़ हैं जिनको हमें दूसरे लॉयर से डिस्कस करके रिजॉल्व करना होता है क्लोजिंग से पहले। तो जब आप एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ उसमें कंडीशंस भी रख सकते हैं। कंडीशंस का मतलब ये होता है कि ख़ास काम जो अगर आपकी तरफ से होगा तभी ये एग्रीमेंट जो है वो एक फर्म एग्रीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली स्पीकिंग जो है जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो आपके मॉर्गेज की कंडीशन उसमें डाल देते हैं कि जब तक कि आपका मॉर्गेज अप्रूव नहीं होगा तब तक ये एग्रीमेंट जो है ये एक कंडीशनल एग्रीमेंट है। सेकंड कंडीशन उमूमन जो रख देते हैं ये घर की इंस्पेक्शन की, कि आप चाहते हैं कि एक ख़ास डेट को या उससे पहले घर की इंस्पेक्शन की जाए और अगर उसमें कोई मेजर इशू या माइनर इशू भी इवन होते हैं जो आप चाहते हैं कि फ़िक्स हों, वो आप उस जो आपका अप्रेजल जो उसकी रिपोर्ट होती है इंस्पेक्शन की, उसकी बेस पे आप वो रीनिगोशिएट कर सकते हैं। या तो आप प्राइस को रीनिगोशिएट कर लेते हैं या आप उसमें डाल देते हैं कि ये इस तारीख से पहले ये एग्रीमेंट के तारीख से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िक्स होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कॉन्डोमिनियम ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिए कॉन्डोमिनियम में एक चीज़ होती है स्टेटस सर्टिफिकेट, जो कि
आपको अपने लॉयर से रिव्यू करवाना है बिफोर इवन यू फाइनलाइज द डील। समटाइम्स जो होता है स्टेटस सर्टिफिकेट हमें बताता है कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ख़ास किस्म के इश्यूज़ हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके जो रिज़र्व फंड है वो काफ़ी नहीं है उसके हिसाब से, या उसके ऊपर कोई लीगल केसेस हुए हैं, या कोई स्पेशल असेसमेंट आ रही है, या स्पेशल असेसमेंट है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, वो स्टेटस सर्टिफिकेट हमें ये भी बता देता है कि अगर आप कॉन्डो ख़रीद रहे हैं कि उसके साथ कोई पार्किंग है या लॉकर है, क्या वो आप ओन करेंगे या आपका एक्सक्लूसिव राइट होगा, या इनमें से कुछ उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक डिवेलिंग यूनिट है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए स्टेटस सर्टिफिकेट आपके लॉयर से रिव्यू कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कंडीशंस जो हो सकती हैं वो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी भी की जा सकती हैं। कई दफ़ा जोनिंग का इशू भी आ जाता है, वो भी आप उसको चेक करवा सकते हैं। कई दफ़ा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट का इशू आ जाता है, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, डिफरेंट किस्म के इसमें कंडीशन लगाई जाती हैं। और ये तमाम कंडीशंस जो होती हैं वो एक ख़ास डेट तक होती हैं। तो दोज डेट्स आर वेरी सेंसिटिव। अगर आपने उन डेट्स पर जब तक ये कंडीशन है उस कंडीशन को वेव नहीं किया या एक्सटेंड नहीं किया, तो डिपेंडिंग ऑन दी लैंग्वेज ऑफ दैट क्लॉज वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाता है और आप उस डील आपके हाथ से निकल जाती है। अगर आपने बड़ी अच्छी डील ली हुई है लेकिन आपने टाइम पे अपनी जो कंडीशंस हैं वेव नहीं की, तो यू विल लूज़ दैट डील। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप और आपके एजेंट के लिए कि वो जो डेडलाइंस हैं उनको मीट करने के लिए उनको मीट करे और उन डेडलाइन से पहले उन तमाम कंडीशंस को वेव करे। जब आपकी तमाम कंडीशंस वेव हो जाती हैं तब एक लॉयर का रोल इस सारे प्रोसेस में शुरू होता है। उससे पहले आपको कोई ना कोई एक लॉयर को अपने के साथ एंगेज होना पड़ता है, उसके साथ रिटेनर करना पड़ता है कि जैसे ही ये डील जो है फर्म होगी, ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डील। तो ये कुछ छोटा सा था ओवरव्यू कि एक किस्म एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल में आपको क्या देखना है और आपने कैसे इसको प्रोसेस करने की कोशिश करनी है। ये परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें हैं। एक चीज़ जहन में मैं जाते जाते आपको एक और बहुत अहम टिप दे के जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप घर बाय और सेल कर रहे हैं और अगर आपने बाय और सेल की एक ही डेट रखी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप इस चीज़ का रिस्क ले रहे हैं कि अगर आपकी सेल ट्रांजैक्शन क्लोज़ नहीं होगी तो आपकी परचेज़ भी क्लोज़ नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली हमारे सेल ट्रांजैक्शन में से ही फ़ंड्स हमें लेने होते हैं जो कि आपकी परचेज़ ट्रांजैक्शन की तरफ जाके उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जिस वक्त वो एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। उनको ये अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब वो हमारे सामने आते हैं और हम उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और उनको ये रिस्क बताते हैं। इस रिस्क को कम करने के लिए आप अपनी सेल को पहले कर सकते हैं ताकि आपकी सेल हो जाए फिर आपकी परचेज़ हो। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप उन दरमियान में जो टाइम है वहाँ कहाँ जाएंगे अपना सामान लेके। तो इस चीज़ को डील करने के लिए अगर आप चाहें तो आप अपने लेंडर से बात करें, तो मोस्टली लेंडर्स आपको ब्रिज लोन भी दे देते हैं। तो अगर आपने ब्रिज लोन लिया हुआ है वो 2-4 दिन का डिफरेंस रखें, सेल पहले कर लें, आप परचेज़ पहले कर लें आप, और ब्रिज लोन को यूज़ कर लें। और जब सेल होती है तो हम एज योर लॉयर आपकी सेल प्रोसीड में से वो ब्रिज लोन जो है वो वापस बैंक को कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा इनपुट है मेरी तरफ से एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लीगल टिप टॉप बाय आदिल। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में रियल एस्टेट के हवाले से कुछ नए टिप्स देंगे। तब तक के लिए बाय।